आलोक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आज जो हम नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है स्वराजी राजनीति या स्वराज्य पार्टी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1922 में जो 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना हुई थी, उसके बाद महात्मा गांधी ने ये मान लिया था कि भारत अभी किसी तरह के जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, या कम से कम गांधी के नेतृत्व में तैयार नहीं। गांधी मान रहे थे कि मेरे नेतृत्व क्षमता में भी कुछ गड़बड़ी आई है और मुझे नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। और इस तरह से 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो प्रक्रिया चल रही थी, असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन के वापस लेने की घोषणा का जो परिणाम आपको मिलता है वो दो चीज़ों के रूप में मिलता है। पहला, भारतीयों का जो वो था मॉरल था वो डाउन हो गया। राजनीतिक संघर्ष की जो भावना बलवती हो रही थी, जो ऊपर की तरफ जा रही थी, वो रसातल की तरफ जाने लगी। यानी असहयोग आंदोलन में ऐसे ही नेशनल मूवमेंट चल रहा था। असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर इसकी दिशा बदल गई और अब ये रसातल की तरफ जाने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, जो कि ब्रिटिश सत्ता चाहती थी कि ऐसा हो। इसके साथ एक नुकसान और हुआ। वो नुकसान था कांग्रेस की मेंबरशिप गिर गई। यानी सदस्य संख्या गिर गई। एक और हुआ, जब कांग्रेस का फेलियर हुआ तो जिस तरह बंगाल विभाजन हुआ था और उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लड़े थे और उसकी वजह से असंतोष आया नौजवानों में और क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट फेज शुरू हुआ। इसी तरीके से अब आपको 1922-23 में यानी 1923 अपवर्ड आपको क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण दिखाई देता है। सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमें दिखाई देता है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात यह है कि जब 1922 में महात्मा गांधी ने जन आंदोलन को मेंटली प्रिपेयर किए बिना, उनको कुछ संकेत ही नहीं था कि होने क्या जा रहा है, तो मेंटली प्रिपेयर किए बिना जब जन आंदोलन को बंद किया तो उसका परिणाम क्या मिला कि राष्ट्रीय आंदोलन शक्ति विहीन हो गया कुछ समय के लिए, और इतना शक्ति विहीन हो गया कि जनता का आकर्षण खत्म हो गया। किससे? राष्ट्रीय आंदोलन से। जनता का जो चरित्र है, जनता का जो आंदोलन के प्रति मोह था वो भंग हो गया, अगर हम यूं कहें तो भी गलत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि और क्या होता है, क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति होती है, जनता का मोह भंग हो जाता है, जो आंदोलन की दिशा जो अपवर्ड थी डाउनवर्ड चली जाती है। उसके साथ में क्रांतिकारी लोग बंगाल से फिर सक्रिय होते हैं, कांग्रेस की सदस्य संख्या घट जाती है। उसके साथ में एक नई विचारधारा, एक नए तरह की जो राजनीति निकल के आती है, उसे हम स्वराज्यवादी पार्टी के वैचारिक रूप से हम देखते हैं। स्वराज्यवादी पार्टी क्या कांग्रेस के विरोध में उत्पन्न हुई थी या समर्थन में प्रारंभ में, ये उसके नाम से पता चलता है। अगर हम देखें, स्वराज्यवादी पार्टी का ओरिजिनल नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्यवादी पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। यानी वो कांग्रेस के खिलाफत में ही, कांग्रेस के विरोध में स्वराज्य पार्टी की स्थापना, नाम ही पता चल रहा है वो विरोध में थे। लेकिन फिर ये अलग क्यों नहीं हुए? जैसे 1907 में अलग हुए, जैसे 1918 में अलग हुए। मॉडर्न 1918 में, पहले 1907 में सूरत विभाजन हुआ, फिर 1918 में फिर से कांग्रेस का विभाजन हुआ, और फिर उसके बाद 1923 में फिर स्थिति ऐसी आई कि कांग्रेस क्या पुनः विभाजित हो सकती थी?
क्यों? क्योंकि नाम ही रखा उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। फिर बाद में इसका नाम शॉर्ट करके स्वराज पार्टी कर दिया गया। तो ये क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि कांग्रेस और स्वराज पार्टी दोनों का ऑब्जेक्टिव एक था, ऑब्जेक्टिव सेम था, उद्देश्य इनके सेम थे। क्या था उद्देश्य? स्वराज्य। और किस रूप में? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस के रूप में वो जुड़े रहना चाहते थे, या वो भारतीयों का प्रशासन में भागीदारी चाहते थे। ये चीज दोनों में कॉमन थी। अब क्योंकि स्वराज्यों में और कांग्रेस पार्टी में एक चीज कॉमन थी, दूसरा 2 बार कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। कितने टाइम? 2 बार। एक बार कब? अभी अभी आपको बताया, जब बंगाल का विभाजन हुआ। उस विभाजन के विरोध को लेकर के जो कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद आया, वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हमें कांग्रेस के विभाजन के रूप में दिखाई देता है। और दूसरा 1918 में फिर से विरोध आया, जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सिस्टम आता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में, या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप में। और उसकी वजह से जो कांग्रेस का मॉडरेट धारा है वो कहता है अब तो हमारी स्वराज की या स्वशासन की मांग पूरी हो गई, इसलिए अब ब्रिटिश सत्ता से विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, और वो अलग एक फेडरेशन बना करके अलग हट जाते हैं। 1923 में फिर स्थिति यही आती है, लेकिन क्योंकि स्वराज्य और कांग्रेस वाले इस समय, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव था पूरी तरह से स्वराज्य के अंदर पूरी तरह से स्वशासन प्राप्त करना, डोमिनियन स्टेटस जिस तरह कनाडा को मिला है कि उनके इंटरनल मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, तो वो भारत को भी चाहिए था। ये एक तरह की एक सिमिलैरिटी थी जिसने दोनों को एक साथ बांधे रखा। दूसरा, उस समय तक भारत के जो राजनीतिक दल है या कांग्रेस है, ये इतनी परिपक्व होने की स्थिति में आ गई थी, ये थी कि उनको पता था 2 बार अलग हटके देख चुके हैं क्या होना है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे। इस समय एक चीज और हो रही थी 1923 तक आते आते, क्योंकि आप देखेंगे आप देखेंगे कि जो खिलाफत असहयोग आंदोलन, कुछ लोग असहयोग आंदोलन को खिलाफत असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, मैं इससे सहमत हूं। खिलाफत असहयोग आंदोलन, मैं इस बात से सहमत हूं, खिलाफत असहयोग आंदोलन की बात से। तो जब असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया, खिलाफत समस्या को महात्मा गांधी ने जो मैटर इंटरनेशनल उसे भारत में लोकलाइज करके भारतीय मुसलमानों को भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो उसके बाद 1922 में जब चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो असहयोग आंदोलन वापस ले, लेकिन खिलाफत तो जुड़ा था। उसका क्या हुआ? जो खलीफा की समस्या थी, जो खलीफा पर पद को समाप्त कर दिया और नियंत्रण कर लिया था ब्रिटिश सत्ता ने, वो तो नहीं सॉल्व हुई थी। तो इस असहयोग आंदोलन की वापसी ने एक चीज और किया, वो भारत में सांप्रदायिक विभाजन प्रारंभ कराया। जो सांप्रदायिक विभाजन है, कम्युनल डिवीजन है, वो प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बार खिलाफत समस्या में मुस्लिम समुदाय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, क्योंकि मस्जिदों से गांधी ये जाकर कहते थे कि अगर स्वराज्य भी मिलेगा असहयोग आंदोलन के बदले में, तो आपको खिलाफत का जो मुद्दा है वो भी सॉल्व होगा और खलीफा के पद को बरकरार रखा जाएगा। ये बात आपको मैं क्लियर करता चलूं। तो ये घटनाएं 1922-23 में बड़ी तेजी से चल रही थी, और राष्ट्रीय आंदोलन का जो आत्मविश्वास था, जो अंग्रेजों ने बंदूक के बल पर नहीं कुचल पाया, वो महात्मा गांधी के एक निर्णय ने उसको कमजोर कर दिया। वो निर्णय सही था, गलत था, ये एक अलग मैटर है। हम बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के निर्णय असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद क्या, उस पर एक ये परिचर्चा है। तो वो जो हम लोग आप परिचर्चा कर रहे हैं, उसमें ये बिंदु निकल के आते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पुनः
उठ खड़ा होता है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो डाउनवर्ड जाता है, कांग्रेस की सदस्यता संख्या कम हो जाती है, सांप्रदायिकता अपना जो है वो उभार लेने लगती है क्योंकि खिलाफत समस्या से मुसलमान चीटेड महसूस करते हैं, और उसके साथ में स्वराज्य पार्टी का उदय होता है जिसका असली नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी होती है। बाद में दोनों में कंसेंट बनती है और उसका नाम स्वराज्य पार्टी कर दिया जाता है। तो स्वराज्य पार्टी की उत्पत्ति के समय पे ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन ये स्वराज्य पार्टी का की बात ही क्यों आई, मेन बात आता है कि स्वराज्य पार्टी की परिचर्चा आई ही क्यों, इस पर जब हम ध्यान देंगे कि स्वराज्य पार्टी की परिचर्चा क्यों आई, तो इसमें देखेंगे कि चित्तरंजन दास, इसे हम शॉर्ट में सीआर दास के नाम से जानते हैं। दूसरा है मोतीलाल नेहरू। ये दो प्रमुख ऐसे नेता थे, इनके नेतृत्व में एक कांग्रेस के अंदर एक शक्तिशाली गुट उभर कर आया और उसने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में जो असहयोग की बात अभी भी चल रही थी उसमें परिवर्तन करना चाहिए। और ये बात उन्होंने मांग करी कि जो विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा, आप ये जानते चले कि केंद्रीय विधानसभा अगर आज भारत में देखें उससे तुलना करें, एग्जाम्पल लें तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इससे अगर हम तुलना करिए तो ये कैसी थी, जैसे उस समय इस समय लोकसभा और राज्यसभा है, वो इसकी जगह पर वहां पर केंद्रीय विधानसभा कहलाती है। इसीलिए आजकल विधानसभा राज्यों की उपयोग होती है, और राज्य की जो आज के समय जो विधानसभा है उसको बोलते थे विधान परिषद या राज्य विधान परिषद। जो आज विधान परिषदें, आज अगर देखो तो 6 राज्यों में विधान परिषद भी है जिसमें विधानसभा विधान परिषद मिलकर किसी राज्य का सदन बनता है, या विधानसभा अकेले होकर के राज्य की कंसेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 161 कहता है कि कोई भी राज्य विधानसभा का निर्माण भी कर सकता है और वो केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भेज सकता है जिससे संसद उसे विधान परिषद का निर्माण करे, या विधान परिषद का उसी अनुच्छेद से उत्साधन कर सकता है, हटा सकता है, एलिमिनेट कर सकता है आर्टिकल नंबर 169 के तहत। ये तो हो गया विधान परिषद का निर्माण, तो जो भारतीय संविधान में आपको हम आगे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय हम बता रहे हैं कि केंद्रीय विधानसभा यानी संसद यानी लोकसभा राज्यसभा का जो डिवीजन है, और विधान परिषद वर्तमान में उन्हें कहेंगे हम विधान सभा, ये वर्तमान में विधानसभा है। तो ये जो केंद्रीय विधानसभा और यानी केंद्र की और विधान परिषद यानी राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इनमें भागीदारी की जाए। क्या किया जाए? पार्टिसिपेशन किया जाए, भागीदारी की जाए। ये एक परिचर्चा प्रारंभ हो गया। शायद आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। अब क्योंकि ये एक कांग्रेस के रूटीन धरने से अलग विचार था, इसीलिए स्वराज्यों को हम परिवर्तनवादी के नाम से भी जानते हैं। जो व्यवस्था में जो नए तरीके के विचारों को लेकर के आते थे उन्हें हम परिवर्तनवादी कहा, और जो कांग्रेस की पुरानी बायकॉट या बहिष्कार की बातों को, असहयोग की बातों को लेकर के आगे चल रहे थे, उन्हें हमने गैर परिवर्तनवादी कहा। ये एक चीज और आपके समझ में आ गई होगी। यानी जो बायकॉट की बातों पर अभी भी अडिग थे वो गैर परिवर्तनवादी कहलाए, और जो कहते थे कि पार्टिसिपेशन इन केंद्रीय विधानसभा एंड विधान परिषद, दे वर नोन एज परिवर्तनवादी एंड दे वर नोन एज आल्सो नोन एज स्वराजी, या उस द पार्टी इज नोन एज स्वराज पार्टी। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सब कुछ तो कमेटी, आज तक कांग्रेस में सब कुछ कमेटी ही के माध्यम से होता है, ये परंपरा उनकी बहुत पुरानी है। तो कांग्रेस के अंदर एक कमेटी बनी, ठीक भी है, किसी विचार के लिए कमेटी का बनना जरूरी होता है, वो कमेटी बनी और
कमेटी बनी, इस बात के देखने, इस उद्देश्य के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। दूसरे इसके सदस्य थे, नाम जानना जरूरी है, डॉक्टर अंसारी। तीसरे इसके सदस्य थे डॉक्टर अंसारी के बाद विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। चौथे सदस्य थे जमनालाल बजाज, लाल बजाज। इसके चौथे सदस्य जमनालाल बजाज थे। और ये जब चौथे सदस्य का नाम रखा गया था, माफ करें, उसकी जगह उन्हें कस्तूरी लाल आयंगर, जमनालाल बजाज की जगह फिर ये शामिल नहीं हुए, तो उसकी जगह कस्तूरी लाल आयंगर के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण हुआ। इसमें पांचवें थे हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान या खान। और छठवें सदस्य थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और सातवें सदस्य थे सेठ चौथानी, सेठ CHOTHANI, सेठ चौथानी। ये 7 सदस्यीय एक कमेटी का निर्माण किया जाता है। आप एक बार और स्पष्ट देख लें, और इसके नाम अगर लिखना हो तो इस समय आप पॉज कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप देख लें, इन सारे नाम ये आपके 7 सदस्यीय कमेटी का निर्माण इसमें किया गया। जब ये कमेटी बनी, इसमें डॉक्टर अंसारी और सी राजगोपालाचारी जो है इसमें असहमत थे कि स्वराज पार्टी में जो पार्टिसिपेशन इन विधानसभा एंड पार्टिसिपेशन इन विधान परिषद को न रखा जाए, और बायकॉट जो प्रक्रिया चल रही थी असहयोग की, उसको जारी रखा जाए, व्यक्तिगत असहयोग की प्रक्रिया जारी रखी जाए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस में किसी कमेटी में निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, और बहुमत ने यह निर्णय लिया कि नहीं, स्वराज पार्टी ने एक मीटिंग हुई दिसंबर 1922 में गया के में कांग्रेस की मीटिंग होती है। इसमें यह मुद्दा फिर से आता है, और इसमें CR दास ने इसका नेतृत्व किया, और जो प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षीय भाषण दिया काउंसिल के, और उसमें काउंसिल को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं, काउंसिल में प्रवेश पर सहमति जताई, और उन्होंने कहा कि काउंसिल में हम जाएंगे, और जिस तरह सविनय व अज्ञा आंदोलन हम मार्केट में, समाज में चलाना चाहते थे, उसी तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन हम काउंसिल में जाकर के वहां पर विरोध करके आंदोलन को हम चलाएंगे। और इस तरह से जो है एक बात उठी। लेकिन परिवर्तनवादियों के इन विचारों को जो CR दास ने भाषण में कही थी, जब बिल पारित करने का नंबर है तो पारित नहीं हो पाया, और इसलिए 1923 में परिवर्तनवादियों ने अपनी मीटिंग बुलाई, पर्सनल अलग और स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने अलग से कर। मतलब अब आप नहीं मानते, आप बहुमत के आधार पर हमेशा निर्णय लेते हैं, तो आप जाने, आपका काम जाने, हम एक नई पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। और इस तरह से स्वराज पार्टी ने निर्माण किया, और उन्होंने कहा कि देश की साधारण जनता जो हाल में असहयोग आंदोलन को अपनाने के लिए तत्पर नहीं थी, उसको हम छोड़ेंगे, और पार्टिसिपेशन इन विधानसभा एंड विधान परिषद को लेकर के आएंगे। दूसरा, जो सत्याग्रही पंजाब और खिलाफत पर सरकार की परस्पर भूल सुधारों और त्वरित स्वराज की मांग करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। किसमें? खिलाफत की भूल सुधार और पंजाब को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी उसको लेकर के वो जो है मांग करेंगे स्वराज्य की। और तीसरा, यदि वह बहुमत से चुने जाते हैं तो सरकार के हर कार्य करने का विरोध करेंगे। सविनय अवज्ञा के द्वारा जो समाज में कांग्रेस सरकार करना चाहती थी, और केवल ऊपर जो उन्होंने दो बातें कही हैं, कौन कौन सी, कि
असहयोग आंदोलन में जो तत्पर नहीं थी जनता, और जो पंजाब के और खिलाफत भूल को लेकर के हम केवल सदन को चलने देंगे, बाकी हर प्रक्रिया में हम सदन को सविनय आज्ञा आंदोलन सदन के माध्यम से करें। ये एक विचार के द्वारा स्वराज पार्टी आगे बढ़ी, और जो नई पार्टी है 1923 में, क्योंकि ये बात जो हमने पहले आपको बताया है कि जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थी, अब वो 1923 में स्वराज पार्टी के रूप में रह जाती है। कांग्रेस खिलाफत शब्द का उससे हटा दिया और उसके बाद पार्टी बनती है स्वराज पार्टी, और उसने तय किया कि वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए ये काम करेगी, यानी कांग्रेस का एक हिस्सा होते हुए कोई ये ना कह सके कि कांग्रेस ने भाग लिया है विधानसभाओं में, केंद्रीय या विधान परिषदों में। महात्मा गांधी की बहुत चतुर रणनीति थी। उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है तो वह जनता को उत्तर नहीं कर पाएगी, इसलिए कांग्रेस के एक धड़े के रूप में स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाया गया पार्टिसिपेशन में, कि चलिए आप पार्टिसिपेट करिए। और स्वराज पार्टी ने जो है विधानसभाओं में और जो है केंद्रीय विधानसभाओं में और राज्य विधान परिषदों में भाग लिया, और जब वो भाग लेते हैं तो 101 जो केंद्रीय विधानसभा है, यानी पार्लियामेंट, पहले बता चुके हैं कि आज का पार्लियामेंट केंद्रीय विधानसभा है, इसमें 101 सीटें थी और इसमें से 43 सीट्स स्वराज पार्टी विजय प्राप्त करती है। बहुत अच्छी सफलता थी स्वराज पार्टी की, मतलब 40% सीटें उन्होंने प्राप्त करी। और विधान, ये तो हो गया केंद्र सरकार वाला देश, जहाँ संसद बैठती है, यहाँ केंद्रीय विधान सभा बैठती थी। और जो विधान परिषदें हैं, ये राज्य की सरकार, उनमें अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी सरकार बना लेती है, पहला बहुमत में प्राप्त कर लेती है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। और तीसरी बात यह है, बंबई और संयुक्त प्रांत में उनकी स्थिति काफी अच्छी रही। यहां पर भी नोटिस कराया उन्होंने, बंबई और संयुक्त प्रांत में उनकी स्थिति अच्छी रही। इस तरह से अगर आप देखें तो केवल मद्रास ऐसी जगह है जहां पर वो असफल या उन्हें नोटिस सफलता नहीं मिली, बाकी उन्होंने सब जगहों पर अपनी सफलता के झंडे बुने। आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं, पॉज कर लेंगे और आप इसे लिख लेंगे। फिर हम जब बात करेंगे कि इसके साथ में निकाय चुनाव में भाग लेना शुरू किया, और निकाय चुनाव में जो अपरिवर्तनवादी थे, अपरिवर्तनवादी में से जो मॉडरेट्स थे, यानी कांग्रेस का वो जो मॉडरेट धारा है, जो शुरुआत से 1885 से शुरू आ रहा है, 1907 में बदतमीजी की, 1918 में बदतमीजी की, अब 1923 में फिर आ गए, और उन्होंने क्या कहा कि हम निकाय चुनाव में भाग लेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे निकाय चुनाव में। और इससे होगा क्या कि छोटे लेवल के जो संस्थान हैं, लोअर लेवल पर रियल डेमोक्रेसी रहती है या लोअर लेवल पर रियल पार्टिसिपेशन रहता है, तो वहाँ पर अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जो हमारे गांधी के या हमारे रचनात्मक कार्यक्रम है, क्रिएटिव जो वर्क है, सफाई करना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना, थोड़ा एजुकेट करना, उनके हेल्थ का ध्यान रखना, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इन पर हम लोकल बॉडीज़ में भाग अगर लेते हैं तो निश्चित बात है हम उनके लिए बेहतर कर पाएंगे। तो लोकल बॉडीज़ वाले मैटर पर स्वराजी और मॉडरेट्स, अपरिवर्तनवादी का जो मॉडरेट्स धरा है वो एक जैसा हो जाता है। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। एक एक स्टेप, एक एक पैरा, एक एक लाइन, एक एक नज़रिया, एक एक कदम कदम का डेवलपमेंट आप जब समझेंगे तब जाके चीज़ों को आप लिंक कर पाएंगे। ये इतिहास है। इतिहास इन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए कहावत है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सुबह रटो शाम को सपा।
ये बहुत पुरानी कहावत है, बट मैं हमेशा इसमें एक नई बात कहता हूं कि रटो ही क्यों, पढ़ो। पढ़ोगे नहीं भूलोगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो भूलने लायक हो। बस आपको एक समझ विकसित करनी है, एक अच्छे गुरु के माध्यम से, एक अच्छे टीचर के माध्यम से। पता नहीं मैं आपका वो अच्छा टीचर और गुरु बन पाऊंगा या नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ईमानदार तरीके से मैं चीज़ों को बताऊं। खैर 1924 तब तक आ गया, ये सब भाग लेते लेते 22 में असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, 23 में स्वराज पार्टी बनी, 24 में महात्मा गांधी जेल से आ गए। क्यों? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और जब उन्होंने खत्म किया, तो आप जानते हैं आंदोलन के बाद जो सरकारें होती हैं उन नेताओं को जेल जरूर भेजती। याद करो किसान आंदोलन जब खत्म होने की स्थिति में था तो टिकैत बहुत तेजी से रोया था, वो कह रहा था मेरे बक्कल उधेल देंगे। अब वो डर ये था कि अगर आंदोलन उस तरह से खत्म होता है तो उस समय बक्कल सरकार उनके उधेलती, बक्कल, आप ये समझ लीजिए। तो उनको जो रोना था वो इस बात का था कि कहीं उनके साथ उसके बाद सरकार क्या करे। ठीक इसी तरह की स्थिति गांधी ने के साथ अंग्रेजों ने किया। खैर 2 साल बाद महात्मा गांधी रिहा हुए और स्वराजी उनसे जाके मिले। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू उनसे जाकर के मिलते हैं और ये बताते हैं कि सर जो काम आप असहयोग आंदोलन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जोड़ना चाहते थे वो इस समय की राजनीतिक व्यवस्था में जन आंदोलन के रूप में तो संभव नहीं है, लेकिन जन आंदोलन का जो रिप्रेजेंटेशन जहां होता है यानी केंद्रीय विधानसभा यानी आज का पार्लियामेंट और विधान परिषद आज के राज्य के विधानसभा, वहां जाकर के हम वो सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन को हम जीवित रखें। महात्मा गांधी जानते थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है आप ये काम कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है कि कांग्रेस के नाम के रूप में नहीं और कांग्रेस से अलग भी नहीं। तो ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर एक धड़े के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें मान्यता दिला दी और अब स्वराजी एक नई पार्टी होते हुए कांग्रेस की एक शाखा थी, कांग्रेस की एक ब्रांच थी। सर आपके मेरी बात समझ में आ रही होगी। और इस तरह से कांग्रेस एक विभाजन से पुनः बच जाती है और अब स्वराजी अपना काम शुरू करते हैं जिसमें वो सदन के अंदर जाते हैं, सदन के अंदर जा करके असहयोग करने की कोशिश करते हैं, सविनय करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं उसमें और उसमें प्रारंभ में वो सफल भी रहते हैं। लेकिन 1923 में जो स्वराजियों को सफलता मिली थी, 101 सीटों में से 42 जीते थे, कई राज्यों में नोटिस किए थे, मध्य प्रांत में तो पूर्ण बहुमत से आ गए थे, तो उससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और में हो गया और वे रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की बात करने लगे क्योंकि अब सत्ता में आ गए। अभी तक विरोध की बात थी, अब वो रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन सहयोग की बात करने लगे, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की बात करने लगे। क्यों? राजशाही का या सत्ता का एक चरित्र है कि जो मधुमक्खियां हैं वो शहद के पास ही बैठती हैं। सत्ता रूपी जो मधुमक्खी है उसमें राजनेता रूपी जो मक्खियां है, जो सत्ता रूपी शहद है, उसमें सत्ता रूपी जो शहद है उसमें नेता रूपी जो मधुमक्खियां हैं उसमें आके बैठते हैं। उस समय भी सही था, चाणक्य के समय भी सही था, मध्यकाल में भी सही था, वर्तमान में भी सही है। तो जो स्वराजी हैं जो कहते हैं कि हम सत्ता में रहते हुए न्यूट्रल बने रहेंगे, सविनय को चलाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत आपके यहाँ भी होगी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि काजल की कोठरी में कितनों भी सयानो जाओ। आप काजल की कोठरी में जा रहे हैं, कितना भी चालू आदमी हो, वो काजल को अपने कपड़ों में लगाए बगैर बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर राजनीति को काजल की कोठरी मान ली जाए और नेता को काजल व्यक्ति मान लिया जाए, तो काजल की कोठरी में अगर नेता जाएगा या व्यक्ति जाएगा बगैर काला होकर नहीं निकले। ये राजनीति की खूबसूरती है कि अगर राजनीति में आपको सर्वाइवल करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको करना क्या होगा? आपको काजल की तरह अपने आप को गंदा करना पड़ेगा। काजल की कोठरी जिस तरह जाते हैं और आप गंदे होकर निकलते हैं, कालिख लग के निकलती है, गंदा होना सब नक है, कालिख लग से निकलती है। तो आप राजनीतिक रूपी दलदल में, राजनीतिक रूपी काजल की कोठरी में अगर जाएंगे और आप
पवित्र बने रहेंगे, समुद्र में मछली रहे और वो कहे तो पानी पीती ही नहीं है, ईमानदारी से कहती है, आप मानेंगे कभी? चाणक्य कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट है, जो अधिकारी हैं, ये समुद्र में, नदी में पड़ी मछली की तरह है, जो जब पानी पीते हैं, यानी ब्यूरोक्रेट जब करप्शन करता है किसी को पता नहीं चलता। ये चाणक्य कह जाता उस समय पर। तो इसीलिए स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे, जो कह रहे थे कि वो जा करके सक्रिय विरोध करेंगे, 1 साल के अंदर वो जो एक्टिव अपोजिशन से रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये स्वराज पार्टी में एक क्षरण आता है, जो राजनीतिक चरित्र होता है। स्वराज पार्टी किसी भी मतलब व्यवस्था में ये राजनीति का चरित्र होता है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके उदाहरण समझिए, जो ये स्वराजी थे, जो ये सरकार बनाए थे, बाद में विरोध इन जगहों पर आए थे और ये प्रारंभ में उनका विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने लालच का जो दाना फेंका इनके ऊपर, क्या कहेंगे, तो क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट कमेटीज थी, जैसे पार्लियामेंट में भी बहुत सारी कमेटियां होती हैं, तो जो सरकारी समितियां होती थी, कमेटीज होती थी, उस समय भी थी, उनमें जो सरकारी समितियों में जो पोस्ट है, पद है, पद लेना स्वीकार कर लिया। आगे लालच लेना, क्योंकि उसका जो ताकत है, उसका जो मजा है, वो उन्होंने कर लिया, वो ले लिया, पहला। दूसरा, इतना ज्यादा इस बात को पद पे लेकर के अंधे हो गए, जो बंगाल में क्रांतिकारी बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फिर फैला, उस क्रांतिकारी आंदोलन का इन्होंने क्या किया, विरोध किया और कहा कि वो इस तरह के आंदोलन का समर्थन नहीं करते। ये है स्वराज। राष्ट्र के लिए जो कोई व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे दे, उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब द्वितीय चरण में पैदा हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में अलग से एक टॉपिक पे आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी क्रांतिकारी आंदोलन पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सांप्रदायिकता एक अलग टॉपिक के रूप में आपको परिचर्चा करूंगा, और कम्युनिस्ट का अगर होगा तो उसमें एक अलग टॉपिक रहेगा, और इसमें अलग अलग थोड़े से पहले एक समग्रता से पढ़ा दें। बीच के जो 4-5 टॉपिक बचे, महिलाओं की स्थिति को लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन में मैं ज़्यादा चिंतन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी मैं एक आपके लिए अलग से टॉपिक बनाऊंगा, तो इसलिए उस पर हम कोई परिचर्चा नहीं कर रहे हैं। जो सीक्वेंस बनाए रखे मॉडर्न इंडिया का, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एनालिसिस बेस्ड, ईयर बाय ईयर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, इंटरलिंकिंग करते हुए, आपको जोड़ते हुए चीज़ों को मैं समझाऊँ, जिसके माध्यम से आप आधुनिक भारत का ज्ञान प्राप्त कर सके। और आप जानते हैं मैंने बहुत कम फीस में से रखा है, आप 243 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं होते। तो आप देखेंगे कि 1925 में आते आते मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इन्होंने एक पद ले लिया, इंडियन सैंडर्स कमेटी। इंडियन सैंडर्स कमेटी में सदस्य बनना स्वीकार कर लिया, और सदस्य बने, और इसमें जितना भी शामिल थे, और जितना पाकिस्तान के निर्माता इस समय तक सांप्रदायिकता का जहर देश में घोल रहे थे, तो ये भी नहीं सोचा कि जिस पोस्ट में जितना बैठे उसमें हम भी बैठ गए जाकर। तो इस हद तक ये पद के लालची हो चुके थे स्वराज जी। और एक दो उदाहरण और समझो, ये तो हो गए। अब सोचो, स्वराज के प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू, ये काम कर लिया। अब दूसरे प्रमुख नेता आप देखिए, जो दूसरे प्रमुख नेता थे उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। जानते हैं, हमने बताया था फिर भी। ये जो विट्ठल भाई पटेल थे, इन्होंने विधानसभा, शायद मध्य प्रांत का नहीं, केंद्रीय विधानसभा, गलत मैं बोल रहा हूं, इसमें केंद्रीय विधानसभा का
का अध्यक्ष, जिसे आज हम लोग स्पीकर कहते हैं, अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया। एक वो वहां चले गए, कहां पर, स्टैंडर्ड्स कमेटी में। दूसरे जो है विठल पटेल, वो विधानसभा के अध्यक्ष यानी पार्लियामेंट में जो स्पीकर थे वो बन गए। तीसरे प्रमुख नेता है डॉक्टर एस वी राव, एस.वी. राव। ये क्या हुए, एस.पी. राव जो है मध्य प्रांत की विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। मध्य प्रांत की विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष चुने गए। ये इनकी नैतिकता थी। आप समझिए, इतना अपने कहा ना काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी है, लालच आता, पद, पैसा, सम्मान, वो जो राष्ट्र, वो तो बाद में मिले, जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस समय तक 1925 तक आते आते अब उदारवादियों में और स्वराजियों में कुछ अंतर दिखा। वही उधर जो मॉडरेट्स थे वो भी तो यही कह रहे थे कि बस प्रशासन में भागीदारी लीजिए। ये प्रशासन में खुद भागीदार बन गए। कोई अध्यक्ष बन गया केंद्रीय विधानसभा का, कोई अध्यक्ष बन गया संयुक्त प्रांत का, कोई जो है सेंटर्स कमेटी का मेंबर बन गया जिसमें जिन्ना शामिल थे। तो ये इनके प्रमुख नेताओं की लिस्ट है, इनके काले कारनामे अगर कहें तो है। तो आप समझ लीजिए कि इनकी स्थिति क्या थी। कोई अंतर नहीं रह गया उदारवादियों में और स्वराजियों में। इन दोनों के मध्य 1926 में से एक समझौता हुआ जिसे हम साबरमती समझौता कहते हैं। साबरमती आप जानते हैं नदी। तो इसमें अगर हम जाने इस बात को तो देखेंगे कि 1926 में मॉडरेट्स और स्वराजी के बीच एक समझौता हुआ जो साबरमती समझौते के रूप में जाना जाता है। साबरमती समझौते के रूप में ये जाना जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? अब जब जान गए अंग्रेज कि ये तो कुछ किसी लायक नहीं बचे, जो सब उसी सिस्टम में आ गए हैं, तो स्वराजियों को, और जब उसका दोबारा चुनाव हुआ तो वो स्वराजी बिल्कुल जनाधार खो चुके थे और वो दोबारा सत्ता में 1926 के बाद कभी नहीं आए। और इसके बाद क्या हुआ, जब वो सत्ता से हट गए दोबारा के चुनाव में, तब उन्हें जनप्रतिनिधित्व जब नहीं रह गया, ये बात अंग्रेज जान गए कि अब इनका कोई महत्व नहीं है। तो 1927 में अंग्रेज इस्पात रक्षा कानून लेकर के आए, जिसमें 1924 से जो छूटें प्रदान की गई थी, 1924 से जो छूट प्रदान की गई थी वो खत्म कर दी। वो क्या कर दी? खत्म कर दी। एक काम अंग्रेजों ने सबसे पहले ये किया और उसके साथ में करेंसी बिल लेकर के आए, और जिसमें भारत की करेंसी को कमजोर किया, मजबूत किया, पौंड की तुलना में या ब्रिटेन के रुपए की तुलना में। क्यों? जिससे भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाए, भारत निर्यात न कर सके। ये करेंसी बिल भी 1927 में लेकर के आते हैं, क्योंकि स्वराजियों का डर या स्वराजियों का दबाव अब खत्म हो चुका था। इसके साथ में आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, और ये अंग्रेजों ने कहा था कि हर 10 वर्ष में ये देखेंगे कि भारत को अब कितने संवैधानिक अधिकारों की जरूरत है। 1909 में आया, फिर 1919 में आया अधिनियम, फिर आना था 1929 में। लेकिन इसे इन लोगों ने 1927 में ये कमीशन जो बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन, तो जो 29 में चीजें होनी चाहिए थे उन्होंने उसके लिए 27, क्योंकि 1929 तक सरकार बदल सकती थी इंग्लैंड में, इसीलिए उन्होंने 1927 में ही स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना कर दी। और इस कमीशन में, जिसे हम साधारण भाषा में फिर
साइमन की अध्यक्षता में, तो साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस स्टेटरी कमीशन या साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 भारतीय जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनको भी शामिल नहीं किया गया। और इस तरह से देखते हैं कि जो 1923 से स्वराज पार्टी ने चीज़ों को आगे बढ़ाया और 1927-8 तक आते आते चीज़ें खत्म हो जाती है। 27 तक 1928 से फिर अगले फेज की चरण साइमन कमीशन को लेकर के, साइमन गो बैक, फिर नारे, फिर क्रांतिकारी चरम पे था। और जो लाला लाजपत राय को साइमन गो बैक का जो विरोध चल रहा था, उसमें जो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई थी, तब लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि ये जो लाठी चलाई है ये ब्रिटिश साम्राज्य में आखिरी ताबूत का खेल साबित होगी। उस पर हम लोग बाद में पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वराज्य पार्टी जिस तरह से उठी, 2-3-4 सालों तक उन्होंने उस आंदोलन के विचारों को कम से कम जीवित रखा, आंदोलन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। यही कांग्रेस की खूबसूरती और यही कांग्रेस की बदनीयती रही है कि नेतृत्व बार बार राह भटकता रहा। तो बच्चों, उम्मीद है कि जो स्वराज पार्टी के बारे में जो परिचर्चा है वो आपको समझ में आई होगी। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।